आपका डाटा जिसमें भी है वो सेफ रह सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसके अलावा आप ये भी व्हाट्सएप का कहना है कि 7 दिन का वक्त इसलिए रखा गया है कि 7 दिन का डाटा जो है वो आप इसमें सेव कर सकते हैं कि सार्फिन अगर किसी पैगाम को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वो दोबारा जो है वो उसको पढ़ सकते हैं। जब तक आप उसको जो है वो गूगल पे सेव नहीं करते, अगर व्हाट्सएप में ही पड़ा रहता है तो 7 दिन तक जो है वो मैसेज जो है वो आपके पास सेफ रहेगा। तो जनाब अब ये ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है कि जिस पे तमाम लोग ही हैं, और लोग अगर फ़ोन पर बात नहीं करते तो वो व्हाट्सएप पे लाजमी बात करते हैं, और तमाम लोग ही व्हाट्सएप जो है वो इस टाइम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो थी आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको बताया कि व्हाट्सएप ने सार्फिन को खुश कर दिया है, और ख़ास तौर पर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी और बैकअप के हवाले से भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक लेवल सेट कर दिया है। इसी के साथ अभी चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी में आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चोरी की वारदात के हवाले से चोरी की वारदात के हवाले से मतलब किसी ने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान से कुछ नवादरात चोरी हो गए थे एक टाइम में, और वो फिर बताया गया कि वो कहीं किसी मुल्क के पास जो है वो महफूज है, और फिर वहाँ से जो है वो अब अहम तारीख़ी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, वो ऐसे नवादरात थे कि जो आप तारीख़ी कह सकते हैं, जिसका तारीख़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो जनाब इस तकरीब में जो है वो एक तकरीब हुई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटारनी न्यूयॉर्क काउंटी साइरस विंस और पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली ने जितने भी जो इनके नवादरात थे उनकी वापसी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, और पाकिस्तानी जो कौंसल हैं जनरल आयशा अली, उन्होंने चोरी होने वाले गंधारा तहजीब के नवादरात की बाजियाबी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर न्यूयॉर्क काउंटी का जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, अमरीकी होमलैंड का, सिक्योरिटी का बहुत शुक्रिया अदा किया है, और ये नवादरात जो है वो पाकिस्तान वापस भिजवा दिए गए हैं। अमरीका की दोस्ती का ये एक अहम मज़हर है, और अमरीका में मुनक्किदा इस तकरीब में बाजियाब किए गए नवादरात भी हाजरीन को जो है वो दिखाए गए हैं, और आप उसकी तस्वीर भी जो है वो स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी तारीखी चीज़ें हैं कि जो दूसरे ममालिक के पास अभी भी मौजूद है। मैं अगर कोहिनूर हीरे की बात करूं तो वो भी जो है वो गलत नहीं होगा, जो बरतानिया में इस वक्त जो है वो मौजूद है, लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए एक तकरीब मुनक्किद की है, और उसमें जो गंधारा से चोरी हुए नवादरात थे जो कि बहुत कीमती तस्वुर किए जाते हैं, वो पाकिस्तान को जो है वो वापस कर दिए गए हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो बात पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो सामने आई है कि किसी ने जो है वो नवादरात अपने पास रखे हों और वो पाकिस्तान से जो है वो चोरी हो गए हों, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी वापसी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो की गई हो। तो ये एक ऐसी चीज़ थी मेरे सामने आई कि मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर करूं कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान से जो भी चीज़ें उनके पास थी तारीखी, ख़ास तौर पे जो है वो गंधारा तहजीब की जो चीज़ें थी वो तमाम पाकिस्तान को जो है वो रिटर्न कर दी हैं, और ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो एक दोस्ती है ये इसका मज़हर है कि ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई है कि चलें पाकिस्तान को उनकी बहुत कीमती चीज़ें जो वापस मिल गई हैं। इसका मतलब है कि और भी बहुत से जो हमारे बादशाहों के ज़माने की चीज़ें हैं, जो नवादरात हैं, जवाहरात हैं, और बहुत ही कीमती पत्थर हैं जो अभी भी दूसरे ममालिक के पास जो है वो महफूज है, और वो उनको अपनी तहजीब का हिस्सा जो उन्होंने बना लिया है, वो असल में पाकिस्तानियों की है, मतलब कि वो मुसलमानों की हैं। तो पाकिस्तान से ही जो है वो गई हैं। अब जो भी चीज़ें गई हैं, अब थोड़ी चीज़ें वापस आ गई हैं। अब देखना ये है कि हमें जो है वो आगे और मज़ीद कितने जो है वो ममालिक जिनके पास पाकिस्तान की कुछ नवादरात जो है वो मौजूद हैं, वो कितने हद तक जो है वो वापस मिल जाते हैं। इसी के साथ जनाब, क्योंकि आपको पता है कि ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम बढ़ते हैं आज की हेल्थ की तरफ। जी, तो टुडे हेल्थ में आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। ड्राई फ्रूट में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसको आम इजीली वो मिल भी जाती है, अवेलेबल भी होती है, सस्ती भी होती है, और उससे जो है वो लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, वो है मूंगफली, पीनट।
जो कि बच्चे बड़े सब जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। और सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं होती तो पीनट खाना जो है वो शुरू कर देते हैं कि पीनट एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैग में, आपकी पॉकेट में, कहीं भी ईजीली जो है वो आप इसको कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये समझें कि जो आपको आसानी से या सस्ते दामों जो है वो मिल जाए तो वो इस वक्त जो है वो मूंगफली है, कि जो आपको ईजीली आप जाए किसी भी सड़क पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको मूंगफली भूनने वाले जो है वो बहुत सारी जो है वो रेडियाँ नजर आएंगी जहाँ से आप बिल्कुल ईजिली जो है वो मूंगफली खरीद सकते हैं। मेरी तरह जो है वो सर्दियों में ज़रूर खरीदें। लेकिन मूंगफली खाने के बाद एक ऐसी गलती है जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है और फिर कैफियत कुछ इस तरह की हो जाती है कि आपको खांसी आ जाती है और खांसी की सिचुएशन जो है वो फिर अगले 2 से 3 दिन जो है वो मुसलसल चलती रहती है। ये आपकी हेल्थ के लिए मैं जो आज टिप देने लगी हूँ कि अगर आप मूंगफली खाना चाहते हैं, आप मूंगफली के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपको ये ड्राई फ्रूट्स में से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके बाद आपने पानी नहीं पीना। अक्सर लोग क्या कहते हैं, मूंगफली जब खाते हैं तो गला खुश्क हो जाता है और जब गला खुश्क होता है तो पानी की तरफ दौड़ते हैं। इसके अंदर ऑयल भी होता है और ये वैसे भी ज़ाहिर खुश्क मेवा जात हैं, तो जब आप इनको खाते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो खाते हैं, तो उसको जो है वो जब आप उस पर पानी, आपको प्यास लाजमी लगती है। तो जब आप मूंगफली खाते हैं, इसके साथ आप एक काम करें कि गुड़ वाली जो वो भी वहीं से मिल जाती है जहाँ से आप ये मूंगफली जो है वो खा रहे हैं, गुड़ वाली जो है वो क्या कहते हैं उसको, मकई जो गुड़ वाली होती है, आप इसके साथ जो है वो टेस्ट कर लें। उसके बाद आपको प्यास नहीं लगेगी मूंगफली के साथ मिक्स करके। लेकिन अगर आप खाली मूंगफली खाना चाहते हैं तो फिर आपने जो है वो पीनट के ऊपर पानी नहीं पीना, क्योंकि अगर आप पानी पी लेते हैं तो आपके गले में खराश शुरू हो जाती है और फिर गले की जो है वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फिर खांसी जो है वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपके गले को डिस्टर्ब कर देती है। तो बराए मेहरबानी मूंगफली पर आपने पानी नहीं पीना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है इस मौसम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गलती जो है वो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको जो है वो बड़ा जो है वो भुगतना पड़ता है। इसका सिनेरियो बड़ा खतरनाक किस्म का, और खांसी है फिर रुकने का नाम नहीं लेती और आप मुख्तलिफ सिरप्स की तरफ जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो पहले ही ऐसी गलती ना करें, पानी जिसने पीना है पहले पी ले और उसके बाद जो है वो मूंगफली खा ले, लेकिन मूंगफली के दरमियान में या उसके बाद आपने पानी नहीं पीना है। तो ये जो लोग इससे ला इल्म थे, आज उनको जो है वो इल्म हो गया होगा कि आपने जो है वो किस तरीके से जो मूंगफली के बाद पानी नहीं पीना है। तो ये तो थी जनाब मूंगफली खाने के बाद जो गलती हम करते हैं, उसकी थोड़ी सी जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो बात की। अब हमारा, क्योंकि टुडे स्पोर्ट्स के वाले से भी हम बात करते हैं और स्पोर्ट्स के वाले से भी हमारे लिए जो हमारे पास कुछ अहम खबर आपके लिए जो है वो होती है। आज भी एक अहम खबर है स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे बहुत ही अच्छे खिलाड़ी शाहिद आफरीदी, आप भी उनके फ़ैन हैं, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, हम सब उनके फ़ैन हैं, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनके फ़ैन हैं और लोग पाकिस्तान को बूम बूम आफरीदी के जो है वो नाम से जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट लवर्स जो है वो पूरी दुनिया में बैठे हैं। तो जनाब उनकी माशाल्लाह से जो है वो बेटियाँ हैं और बड़ी खूबसूरत बेटियाँ हैं। तो बेटियां जो हैं वो ज़िंदगी में अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है, शाहिद अफरीदी का ऐसा कहना है। वो कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैंने सोशल मीडिया पर जब अपनी बेटियों के साथ अपनी तस्वीर जो है वो अब शेयर करनी शुरू की हैं, तो मेरे जो परस्तार हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरी तमाम बेटियां ही, 6 बेटियां उनकी, तो मेरी जो है वो सारी बेटियां ही जो है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं और मैं अल्लाह के इस तोहफे से जो है वो बहुत मुतमईन हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सबसे छोटी जो बेटी है, जिनके साथ उन्होंने अभी जो है वो अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह से सलामत रखे, इसके साथ जब भी मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सबसे छोटी है और आपको पता है कि सबसे बड़े या सबसे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में बड़े लाडले होते हैं। तो इसी तरह जो है वो शाहिद अफरीदी ने जो है वो अपनी बेटी को दुआ देते हुए जो है वो तस्वीर शेयर की और ये तस्वीर जो है वो देखने वालों को बहुत पसंद आई। इतनी क्यूट माशाल्लाह, इतनी स्वीट बेबी है कि जो है वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो इसको देख के वैसे ही जो है वो बंदे को इतना प्यार आ जाता है। तो शाहिद अफरीदी जो इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्होंने अपने जो है वो ट्विटर पर जो है वो शेयर किया कि मैं उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड करता हूँ मेरे लिए वो प्रीशियस टाइम होता है और ये जो है वो मेरे लिए अल्लाह का बेहतरीन तोहफ़ा है और अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। और ये तमाम बातें जो है एक बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए जो है जो उसकी फीलिंग्स हैं वो बयान कर रहा है। कोई आर्टिस्ट हो, कोई किसी भी टीम का कैप्टन हो, कोई किसी भी लेवल पे हो, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो, कुछ भी हो, उसका लेवल कोई भी हो, कोई एंकर हो, कोई कुछ भी हो, कोई स्टार हो, जब उसके बच्चे होते हैं और ख़ास तौर पे सबसे छोटा बच्चा या सबसे पहला बच्चा जो होता है उसके साथ जो एक इंटरेक्ट होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। छोटे बच्चे तो घर में वैसे ही जो है वो बड़े माशाल्लाह जो है वो अपनी एक्टिविटी से जो है वो बच्चों को भी और बड़ों को भी जो है वो बिजी रखते हैं, उनके साथ जो है वो खुशी का एक अलग ही समा होता है। तो शाहिद अफरीदी ने जो है ये बात शेयर की कि मैं
अल्लाह ताला ने मुझे जो बेटियों से नवाजा है, मैं इस पर जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और लोग जो है वो बेटियों के होने पर जो है वो दुख या तकलीफ़ का इज़हार करते हैं, मगर मैं बहुत खुशी का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो बेटियाँ दी हैं और बहुत खूबसूरत दी हैं, नो डाउट अबाउट इट। और ये छोटी सी नन्ही परी जो है शाहिदा अफरीदी की, तो बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी जो मैंने जब ट्विटर पर जो इसकी तस्वीर देखी और फिर अब इसे प्रोग्राम में जो शामिल किया ताकि सब लोग देखें कि बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं, और बेटियाँ अगर किसी के घर में हैं तो उनको आप जहमत ना समझें बल्कि वो रहमत हैं। इसी के साथ जनाब शोबिस के हवाले से बात करनी है तो भी चलते हैं हम टुडे मूवी की तरफ। आज की टुडे शोबिस में जो स्टोरी, जो बात, जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इस काइंड ऑफ सेंस में भी कि आज मैं आपको बताऊंगी कुछ टर्किश लड़कियों के नामों के हवाले से। जी हाँ, कुछ ऐसी अदाकाराएं टर्किश जिनके बहुत खूबसूरत नाम हैं, उनके नाम का मतलब क्या है। और अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग अपनी बेटियों के नाम जो है वो टर्किश नेम जो है वो रख रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बताती हूँ कि टर्की की हसीन अदाकारों के खूबसूरत और दिलचस्प मायने रखने वाले जो नाम हैं, जो कि अब पाकिस्तानी भी अपनी बच्चियों के रख सकते हैं और रखने भी चाहिए। सबसे पहले जो है वो जो नाम मेरे सामने है वो है मैविज। लड़की का छोटा, बहुत छोटा नाम मगर एक प्यारा सा नाम। मैविज सौसन के फूल को कहा जाता है जो अपने सफ़ेद रंग की मानिंद दूर से ही पहचाना जाता है। इस नाम का मतलब है सौसन के फूल की तरह वाजिया और सफ़ेद चमकती हुई। ये है जी मैविज। मैविज बहुत खूबसूरत नाम है, सौसन के फ्लावर से रिलेट करता है और इसका मतलब है खूबसूरत नज़र आना, सफ़ेद जो है वो सौसन के फूल की तरह बिल्कुल सफ़ेद होना। इसके अलावा जी दूसरा नाम है सेलिकान। सेलिकान जो है लड़कियों का एक ऐसा नाम है कि जिसके मायने है पुरजोश, मुतहरिक, यानी हर काम जोश से करने वाली और अपने हर काम में जो है वो मुतहरिक रहने वाली। ये है सेलिकान। तो सेलिकान जो नाम है ये भी बहुत, सेलिकान भी अच्छा नाम है और डिफरेंट सा नाम है। और इसके अलावा जो है बेहतर, बिहीतर। बिहीतर जो नाम है इससे लड़कियों का नाम, इसका मतलब है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। जैसे हम बेहतर कहते हैं, ये बिहीतर है। और नाम को जो है वो कोक, अमूमन खुश मिजाज जो है वो लड़कियां होती हैं जिनका नाम बेहतर होता है। ये टर्किश नेम मैं आपको बता रही हूँ जो कि अब पाकिस्तानी भी अपनी बच्चियों के नाम जो है वो रख रहे हैं। तो ये इसमें एक और नाम है हैरानवर, हेरा अनवर, यानी हीरा अनवर। यहाँ पर हम हेरा अनवर जो है वो कहते हैं, लेकिन हैरानवर ये एक ऐसा नाम है जिसके दो नामों से ये जुड़ा हुआ है और इसके मायने है हीरे जैसी रोशनी वाली नायाब लड़की। तो ये इसमें क्योंकि हीरा भी आ गया, हैरानवर भी आ गया, तो ये डिफरेंट किस्म का जो है वो नाम है टर्किश। और आप जो है वो ये अपने बच्चों के भी जो है वो नाम रख सकते हैं, लड़कियों के भी जो है वो रख सकते हैं। इतने डिफरेंट है कि कोई सुनेगा तो वो कहेगा कि ये क्या नाम है। तो आइला, आइला अक्सर जो है वो पाकिस्तानी लड़कियों का नाम होता है आइला। और आइला के मायने है चांद की रोशनी बिखेरने वाली, जो आसानी से मोहब्बतें समेट लेती है, खुश मिजाज होती है, शाज बेशाज शख्सियत की मालिक होती है आइला। तो आइला भी जो है वो टर्किश नेम है और ये टर्किश जो ब्यूटीज हैं, जो वहाँ की हसीन अदाकारें हैं, उनका नाम में शुमार होता है। फिर है गुलजार। गुलजार टर्की में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम है। इसके मायने है नर्म, मुलायम, गुलाबी माइल रंगत वाली, यानी कि गुलजार जो है वो खूबसूरत जो है वो लड़की को कहा जाता है और जिसकी जो है वो गुलाबी गुलाबी स्किन हो उसको जो है वो गुलजार कहा जाता है। तो गुलजार अब पाकिस्तानी काफ़ी बच्चियों के नाम भी जो वो रखे जा रहे हैं। गेम्स, गेम्स जो है वो मॉडर्न नेम है जिसके मायने है खूबसूरत और हसीन लड़की के, जिसके गालों पर डिम्पल इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हो। ऐसी भी खवातीन है ना जिनके गालों पर डिम्पल पड़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं वो, तो उनका जो है वो मॉडर्न नेम टर्की में रखा जा रहा है गेम्स। और इसके अलावा जो है नरगिल। नरगिल एक ऐसा नाम है जो कुदरती हुस्न से भरी हुई ऐसी शख्सियत को कहते हैं कि जिसको देखकर यूं मालूम होता है जैसे सुबह की नई और ताज़ा किरण और एक सॉफ्टनेस का एहसास हो। अच्छा, आपने टर्किश लड़कियों के नाम चेक किए, इनके जो मायने हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। खूबसूरती, नर्म मुलायम, खिली हुई रंगत वाली या गुलाबी रंगत वाली या खूबसूरत आंखों वाली, इस तरह के टाइप के जो है वो नेम है। नरगिल का मतलब है कुदरती हुस्न से भरी हुई हसीन शख्सियत। इसके अलावा नाम है सिबल। सिबल, सिबल के मायने है खुदा की तरफ से अता करदा पाक तोहफा, जो ना सिर्फ जो है वो मुत्तकी और परहेजगार है बल्कि कहना मानने वाली फरमा बरदार भी है। सिबल, सिबल का मायने बहुत खूबसूरत है।
इसमें फरमा बरदारी भी आ गई है और अल्लाह ताला की तरफ से नवाजा हुआ एक खूबसूरत तोहफा भी, यानी कि खूबसूरती भी और फरमा बरदारी भी। इसके अलावा जनाब बरगल जो है वो लड़कियों का नेम है और ये गुलाब के फूल से मुशाबे है और इस नाम के मायने भी गुलाब के हैं, जो सारे बाग को अकेला ही महकता है। इस नाम का जो है वो बड़ा खूबसूरत मतलब है, गुलाब से रिलेट करता है। तो टर्किश जो लड़कियां हैं, हसीन अदाकारें हैं, उनके जो नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको कैसे लगे मुझे जो है वो जरूर इसके बारे में जो है वो गाइडलाइन जो है वो दीजिएगा। और बरगल के हवाले से भी जो है वो ये भी डिफरेंट किस्म का नेम है जो आप जो है वो रख सकते हैं। अब ये तमाम इंसानों के दिल को छू जाने वाले नाम है क्योंकि इनके मायने बहुत अच्छे हैं। तो अगर टर्किश नेम जो है वो आप भी पाकिस्तानी लड़कियों के रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं। तो ये तो चीज जनाब आज की शोबिज़ से रिलेटेड जो है वो अपडेट और तमाम अपडेट्स जो मैंने आपको जो है वो दी। इसी के साथ मुझे यहाँ पर लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के फौरी बाद जब मैं वापस आऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी मौसम का हालो अहवाल, आपको लेके जाऊंगी टूर पे। इसी के साथ आपको बताएंगे किताब के हवाले से भी, ये सारी बातें होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। हमारे गांव में तुम जो जाओ तो देखना तुम वतन का परचम पहन के गवाह रहना। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने
टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, अभी वक्त है, क्योंकि आपने मेरे हाथ में ये पेजेस देख लिए होंगे कि अभी वक्त है मौसम के हालो अहवाल का। तो महकमा मौसमियात क्या कहता है और अब जो है वो कितना दर्जा हरारत पाकिस्तान के कौन से बड़े शहर में जो है वो हो रहा है। सबसे पहले ज़रा लाहौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लाहौर के वासी हैं। तो लाहौर के हवाले से जनाब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो आज जाएगा वो है 29 सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 17 सेंटीग्रेड। इट्स मीन के लाहौर वाले हो जाएं तैयार, सर्दी की आमद जो है वो फीलिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। शाम को तो अच्छी खासी जो है वो ठंड होती है, अक्सर लोगों ने स्वेटर भी निकाल लिए हैं। और हवा में इसमें नमी का तनासुब जो रहेगा आज 44% रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 6 किलोमीटर। तो ज़रा लाहौर वाले जो है वो एहतियात भी करें, क्योंकि स्मोक भी है, ठंड भी है, और जो हवा में नमी का तनासुब है वो भी 44% है। तो शाम के टाइम जो है वो घर से ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, अदरवाइज़ नहीं। पेशावर के हवाले से बात कर लें तो जनाब पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है 72 सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 44% जो है वो रहेगा, यानी 44% रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 10 किलोमीटर। तो ये तो पेशावर में तो जाहिर बात है कि सर्दी जो है वो पहले से ही जो फीलिंग है वहाँ पे। शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है वो अभी सर्दी हो रही है, और 14 सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत जो है वो कम से कम आज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ पेशावर और लाहौर से मिलती जुलती ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 सेंटीग्रेड है, और कम से कम इस्लामाबाद वाले जो दर्जा हरारत इस वक्त फील करेंगे शाम के वक्त या सुबह के बहुत अर्ली, वो 17 सेंटीग्रेड होगा। इसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो 33% रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 11 किलोमीटर। इसी के साथ कराची का रुख कर लेते हैं। तो कराची वाले जो है वो इन तीनों शहरों के मुकाबले में अभी ज़रा पीछे हैं। सर्दी को इतना ज़्यादा भी जो है वो वहाँ पर फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 33 सेंटीग्रेड, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 35% तक रहेगा, और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 18 किलोमीटर। तो इट्स मीन के लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची वाले जो है वो बस अपनी तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर लें। हवा में नमी का तनासुब जो है वो जनाब बढ़ता चला जा रहा है तमाम शहरों में, और पाकिस्तान में जो है वो सर्दी की कैफियत जो है वो भी बढ़ रही है। तो फिर अब करना क्या है? अब करना यह है कि आपने अपनी हिफाजत करनी है, अपने गले का ख्याल रखना है। आगे ज़ुकाम का सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी लोगों को जो है वो गले ख़राब हैं, बुखार है, खांसी है, तो प्लीज़ अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि मौसम जो है वो एकदम जैसे ही तब्दील होता है तो ये तब्दीली भी अपने साथ लेकर आता है। लेकिन कोविड के हालात भी हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो अपनी हिफाजत करनी है वो कोविड से करनी है, कि ऐसा ना हो कि कहीं हम जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो सिचुएशन गुजर जाए। क्योंकि अखबार भरे पड़े हैं कि शादियों की तकरीबात भी जो है वो अभी रोक दी गई हैं। आउटडोर शादियों की फिर भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इनडोर जो मामलात हो रहे हैं उनमें जो है वो अभी सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि लोगों को कह दिया गया है कोविड फैल रहा है और बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आने वाले टाइम में जो है वो बिल्कुल ही शायद शादी हॉल्स जो हैं वो बंद हो जाएं। दफातर में भी ये कह दिया गया है कि जनाब हाजिरी जितनी भी है अपने अमले को जो है वो कम रखें, और जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जो है वो पॉजिटिव बनाएं, ताकि प्रॉपर तरीके। आप ये देखें कि जब पहला स्पेल कोरोना का था हम तब भी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे, तब भी हमारा मॉर्निंग शो जो है वो चलता रहा, और हम पूरी टीम जो है वो यहाँ पर काम करते रहे। और आज भी जहाँ सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना जो है वो चल रहा है, और जहाँ हर तरफ सिचुएशन जो है वो बहुत डेंजरस है, वहाँ पर अब भी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ पर जो है वो मामूर हैं। और दुआओं में बस याद रखें, ताकि आपके लिए जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो पेश करते रहे, क्योंकि जब बंदे के पास सेहत है तो सब कुछ है, वरना फिर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ टूर पर भी हमें जाना है, और जब आपको पता है कि हम बात करते हैं महकमा मौसमियात के हवाले से, यानी मौसम के हवाले से, तो फिर कहीं ना कहीं हमें टूर पर भी जाना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे टूर की तरफ। आज मेरा दिल कर रहा है कि टूर पे आपको किसी
बाहर के मुल्क में ले जाएं। और आज जो है वो हमने पाकिस्तान की बहुत सारे एरियाज़ की आपको सैर करवाई। आज क्रिकेट लवर्स के लिए जो है वो हम आपको जो है वो किसी ग्राउंड की सैर करवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करवाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं जनाब आज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसने 5 वर्ल्ड कप फाइनल की मेज़बानी की है, जहां पाकिस्तान ने अपना पहला और वाहिद वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में जीता था। इस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को जो है वो ये एजाज़ भी हासिल है, और कहा जाता है कि क्रिकेट के पहले MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसे मुख्तसरन टेस्ट मैच 1877 की मेज़बानी भी कर चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहला एक रोज़ा मैच भी 1971 में इसी ग्राउंड पे खेला गया। दुनिया की चंद ग्राउंड में से ये ग्राउंड एक है जहां 1 लाख से ज़ायद MCG मरकजी और MCG तमाशाई बैठकर जो है वो क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अगरचे क्रिकेट के लिए ये इस्तेमाल होता है और इसमें क्रिकेट का सीज़न नहीं होता है, तो फिर यहाँ दूसरे खेल भी खेले जा सकते हैं। ग्राउंड की जो तारीख है वो थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कि MCG की पहली तामीर 1964 में शुरू हुई, और यहाँ पहली मरतबा एक स्कोर बोर्ड नस्ब किया गया, जिससे तमाशाइयों ने 1982 को खिलाड़ी के आउट होने और इसके बनाए गए यानी दौड़ जानने की सहूलत हासिल हुई। इसके बाद वक्तन बवक्तन जो है इसकी तामीर में जिद्दत आती गई, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तारीख का पहला वीडियो स्कोर बोर्ड नस्ब कर दिया गया, जबकि 1982 और 1985 तक यहाँ मसनूई रोशनी के मीनार भी तामीर किए गए। इसमें ग्राउंड को नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा तश्कील पाया। 1988 के बाद 1992 तक इसे एक नई शक्ल और जिद्दत दे दी गई। फिर ग्राउंड के कुछ हिस्से जो है वो गिराकर दोबारा तामीर किए गए, और ये नई जिद्दत जो है वो 2002 में तामीर की गई, और 2007 तक जो है वो इसमें काफ़ी जिद्दत आ गई, जिसपे 40 लाख से ज़ायद ऑस्ट्रेलियावी डॉलर जो है वो खर्च भी हुए। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के इस बड़े क्रिकेट ग्राउंड की ये भी है कि यहाँ जो है वो 1992 में जो है वो पाकिस्तान ने पहला वाहिद वर्ल्ड कप इमरान खान की जो है वो क़यादत में जीता था, और इसीलिए मैंने आज आपको जो है वो यहाँ की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो है वो सैर करवाई है कि जो क्रिकेट लवर्स हैं वो बड़े टाइम से जो मुझे कह रहे थे कि रॉक साहबा आप हमें पहाड़ों पे भी ले जाती हैं, आप हमें जो है वो मुख्तलिफ पैलेस में भी ले जाती हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो ग्राउंड्स और ये चीज़ें भी जो है वो हमें ज़रूर दिखाएं। तो हमने स्टार्ट किया है वहाँ से जहाँ से पाकिस्तान की तारीख जुड़ी है, जहाँ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीख जुड़ी है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो है वो आज मैंने आपको सैर करवाई, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो है वो अब इंशाल्लाह जो हमारे पाकिस्तान में इन ग्राउंड्स जो भी है और हमें जहाँ जहाँ मेज़बानी का जो है शर्फ हासिल हुआ वो भी इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ये जो एक हमारा ये पूरा वीक है इसमें जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि 2 दफ़ा जो है वो हम कम से कम किसी 2 ग्राउंड्स को जो है वो लाजमी जो है वो अपने प्रोग्राम में जो है वो शामिल करें। तो ये तो था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके हवाले से मुझे जो है वो कमेंट भी कीजिएगा। अभी हम चलते हैं जनाब आज की टुडे बुक की तरफ। जी, तो बुक के हवाले से जो बुक लवर्स हैं वो हो जाएं तैयार, क्योंकि आज मेरे पास है आपके लिए ख़ास किताब जो कि है नॉवल, जो कि ख़वातीन ज़्यादा पढ़ती हैं, और नॉवल से जो है वो ज़्यादा जो है वो आशनाई ख़वातीन को होती है, लेकिन मर्द हज़रात भी पढ़ते हैं। अलिफ, उमैरा अहमद का बहुत खूबसूरत नावल, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कुछ स्पिरिचुअल किस्म का जो है वो नावल है। और अगर आप इसकी जो है वो बुक पर पिक्चर भी देखें तो उस पर भी, और अलिफ जो नाम ही स्टार्ट हो रहा है अलिफ से, तो इससे ये साथ जो है वो एक चीज़ जो है क्लियर होती है कि इसमें कुछ स्पिरिचुअल लाजमी है। दरवेश टाइप ये नावल है, दरवेश के रक्स का मुसव्वराना अक्स है, और नावल के इंतसाब में एक कुरानी आयत का तर्जुमा भी दर्ज है। ये नावल टर्की और पाकिस्तान के पस मंज़र में लिखा गया है, और कुछ बताया जाता है कि अमेरिका का तस्करा भी इसमें आता है। मौलाना रूमी और बाबा बुल्ले शाह का तस्करा कहानी के बयानिए में पस मंज़र और पेश मंज़र के तौर पे मौजूद है। बाज़गश्त, मुकालमे, खतूत, कुरानी आयात, खुद कलामी और दीगर पहलुओं से जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। नावल का मरकजी मौजू एक तर्क खत्तात ख़ानदान की कहानी है और एक पाकिस्तानी खूबसूरत रकासा का अलमिया है। इस खत्तात ख़ानदान में वो खूबसूरत रकासा मोहब्बत के ताक़ुब में दाखिल होती है, और इस ख़ानदान में इसकी औलाद की सूरत में एक फिल्म साज भी जन्म लेता है। मुख्तलिफ किरदारों से बनते टूटते आखिरकार कहानी के अख्ताम पर जो है वो सिर्फ खत्ताती बाकी रह जाती है, और वो कैसे, इसके लिए आपको पूरा नावल पढ़ना पड़ेगा। इस नावल में किरदारों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बताई गई है। तसव्वुफ और मोहब्बत के रंगों में लिखी हुई कहानी में सबसे अजीब बात पर जो है वो हर किरदार का मुतज़ाद रवैया है।
वो इस तरह के खतात ख़ानदान में सिर्फ खताती होती थी, फिर वहीं रक्स भी हुआ और फिल्म साजी की गुंजाइश भी निकल आई। हीरो का दादा तवील अरसे तक अपने बेटे और बहू के खिलाफ रहा और जब बेटा घर और ख़ानदान बल्कि दुनिया छोड़कर चला गया तो इसी दादा ने बहू को नेक तरीन औरत का दर्जा दे दिया। अब ये उमैरा अहमद का एक ऐसा खूबसूरत नावल है कि जिसमें आपको जो है वो बहुत से उतार चढ़ाव मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मामलात मिलेंगे, इसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो देखकर एकदम इंसान की आंख जो है वो दंग रह जाती है और पढ़कर जो है वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि इसमें जो करैक्टराइजेशन की गई है उसमें जो एक सूफीज़म को, एक दरवेश ज़िंदगी को और फिर एक रकासा को और फिर एक फिल्मसाज जो है वो बेटे को किस तरह से जो है वो इसको जो है वो किया गया है, ये तो नावल पढ़कर ही जो है वो आपको पता चलेगा। ज़रूर पढ़िएगा उमैरा अहमद का ये नावल, क्योंकि उमैरा अहमद जब भी लिखती हैं वो कुछ स्पिरिचुअल लिखती हैं और स्पिरिचुअल भी कुछ इतना ख़ास लिखती हैं कि उस स्पिरिचुअलिटी में जो माशरती पहलू है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो अक्कासी करता है। वो हमेशा एक बैड करैक्टर को उठा के उसी में से एक अच्छा करैक्टर जो है वो निकालते हैं। और अल्लाह के यहाँ भी ऐसा ही है कि जब जो भी तौबा कर ले उसकी तौबा जो है वो कबूल कर ली जाती है। कि कोई बुरा आदमी जो है वो किसी भी टाइम मरने से पहले जिस वक्त में भी उसको वक्त मिले अगर वो तौबा कर ले तो उसके लिए जो है वो आसानी हो जाती है। तो उमैरा अहमद का ये नावल जो है वो अलिफ बहुत खूबसूरत है, दरवेशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिचुएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करैक्टराइजेशन के हिसाब से भी। तो इसमें जो भी करैक्टर्स हैं उनको जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो उनके बारे में मज़ीद जो है वो पढ़ने का शौक़ जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। तो ज़रूर पढ़िएगा ये नावल पढ़ने वालों के लिए जो वो बेहतरीन किताब है अलिफ उमैरा अहमद की। और ख़ास तौर पर जो है पढ़कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब जो है वो कैसी लगी। इसके अलावा आपको पता है कि ये तो सारी बातें जो है वो हम करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप प्रोग्राम में सुबह मॉर्निंग में जो है वो आपको देती हूँ और आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जो है वो जान सकें, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और आप साथ साथ जो है वो इंजॉय भी कर सके। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि जो करंट सिचुएशन हो रही है, जो मामलात हो रहे हैं, जो हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं इस वक्त, जो कोरोना के हालात जो चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो मास्क पहनने को जो है वो खास करार दे दिया गया है और ख़ास तौर पर यह भी कहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग शायद इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। इसीलिए दोबारा से खुदा ना खास्ता जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल ना हो जाए। वज़ीर आज़म साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं चाह रहे हैं कि हम जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएं या हम प्रॉपर लॉकडाउन करें, तो बराए मेहरबानी आप एहतियात खुद करें। लेकिन एहतियात हमें नज़र नहीं आ रही है। तो फिर ऑल इन ऑल जो बीच में से चीज़ें निकलती हैं उसमें यही है कि जो शादियों की तकरीबात हैं जिसमें इतने सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। फिर और वो पाबंदी आयद हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर आपने शादियों के लिए जो है वो आगे टाइम लिया हुआ भी है या दिया हुआ भी है तो बहुत कम लोगों को जो है वो बुलाइए ताकि जो है वो ये कोविड के इस दौर में और इस टाइम में जो है उसे फैलने का खतरा भी जो है वो कम रहे। इसके अलावा हमने बात करनी है, आज 9 नवंबर है, यानी कि 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल के हवाले से ये इकबाल डे है और ख़ास तौर पे हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत अपनी शायरी के ज़रिए जद्दोजहद की और साथ साथ जो है वो ये तमाम चीज़ें की। और फिर उनके हवाले से उनको ट्रिब्यूट भी देंगे। उनके हवाले से हमने एक पैकेज भी तैयार किया है। कोशिश ये करेंगे कि इकबाल फैमिली से जो है वो ऑन कॉल भी हमारे साथ जो है वो कोई शख्सियत ज़रूर शामिल हो। और इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो कोशिश ये की है कि अल्लामा इकबाल के हवाले से कुछ उनकी जो है वो ज़िंदगी के हवाले से, कुछ उनकी लाइफ के हवाले से जो है वो हम जो है वो आपके साथ जो है वो शेयरिंग भी करें। तो वो भी जो है ज़रूर जो है प्रोग्राम में जो है वो शामिल करूँगी और उस हवाले से जो है वो बताऊँगी भी। लेकिन इकबाल एक ऐसी शख्सियत, आप उन्हें स्पिरिचुअल शख्सियत भी कह सकते हैं, आप उन्हें शायराना शख्सियत भी कह सकते हैं और एक ऐसी इंसानी क़ुव्वत थी उनके अंदर कि वो जो सोचा करते थे वो उनकी शायरी में जो है वो ढल जाया करता था। और फिर उनकी शायरी से आज तक लोग जिस तरह फैज़याब होते आ रहे हैं और इतने 100 साल पहले जो उन्होंने बातें कर दी थी वो आज तक जो है वो वैसी ही सच्ची और पक्की हैं। जवाब शिकवा आप देख लें, पहाड़ और गुलहरी का जो है वो वाक़या देख लें, हर चीज़ में आपको कोई सबक मिलेगा। हर चीज़ जो है वो सबक आमोज़ है। फिर कहीं कहकशाओं का जिक्र है तो कहीं शाहीनों की जो है वो बात करते हैं, कहीं जो है वो पाकिस्तान की बात है तो कहीं हिंदुस्तान के कल्चर को जो है वो प्रोमिनेंट करते हैं, कहीं जो है वो सच समझाने की कोशिश है तो कहीं झूठ पर से जो है वो पर्दा उठाते हैं। लेकिन है सब कुछ हकीकत, है सब कुछ सच्चाई। तो अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत जो रहती दुनिया तक,
रहती दुनिया तक हमारे लिए जो है वो बहुत मोहतरम और काबिल इज़्ज़त कि जिन्होंने पाकिस्तान का जो है वो ख्वाब देखा और फिर लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर, कायद आज़म के साथ मिलकर इस ख्वाब को जो है वो तामील की। और ख़ास तौर पे बताया ये जाता है कि जब मेरी जस्टिस नासरा इकबाल से मुलाकात हुई तो वो उनकी बहू हैं माशाल्लाह, और सब लोग जो है वो इस चीज़ को जानते हैं, तो वो अल्लामा इकबाल के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें बताती हैं। वो कहती हैं कि अल्लामा साहब जो है वो कायद आज़म के साथ बहुत अटैच थे, लियाकत अली ख़ान के साथ बहुत अटैच थे। एक टाइम ऐसा आया कि अल्लामा इकबाल जो है वो अपनी शायरी से भी बेजार हो गए और बिल्कुल अलग थलग चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं अब जो है वो कुछ नहीं लिखूंगा। लेकिन उन पर एक आमद होती थी, एक आमद की कैफियत होती थी। फिर वो कायद आज़म के बारे में बताती हैं कि एक टाइम ऐसा कायद आज़म पर भी आया कि वो सब कुछ छोड़ के जो है वो इंग्लिस्तान चले गए। जब अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत थे जो उन्हें वापस लेकर आए पाकिस्तान में और अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो उनको खतूत लिखा करते थे। अब तक जो है वो कायद आज़म की, अगर आप जो है वो उनके घर जाएं, जो उनका जो है वो घर है वहाँ पर, जो अब उसको तो खैर अजायब घर का जो है वो एक मंजर जो है वो पेश करता है कि अब वहाँ पर तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ उनकी यूज़ की जो चीज़ें हैं वो भी रखी हुई हैं। वो खतूत भी शामिल हैं जो अल्लामा इकबाल ने उनको लिखे, और उन खतूत की तमाम जो है वो उनके जवाबात तो वहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो जो लिखे गए खतूत थे कि जिसमें पाकिस्तान की मोहब्बत को जो है वो उजागर किया और अपनी शायरी के ज़रिए जो है वो कायद आज़म को मज़ीद जो है वो वापस जो है वो पाकिस्तान लाने वाली शख्सियत अल्लामा इकबाल थे। इन पर भी बात करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे पास जो है वो बहुत कुछ है अभी, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आते हैं तो अल्लामा इकबाल के हवाले से जो है वो एक जो पैकेज तैयार किया है वो भी आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो हमने आज स्मोक के हवाले से बात करनी है। तौर पे अल्लामा इकबाल का जो यौम पैदाइश है शायान शान तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है, और इस हवाले से हमने जो है वो उनको ट्रिब्यूट दिया है, एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं। बीसवीं सदी के बड़े शायर, मुसन्नफ, सियासतदान, सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत का जिक्र हो तो बात अल्लामा इकबाल पर आकर रुक जाती है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। बहसियत शायर इब्तदाई दौर में इकबाल किसी हद तक विलियम वर्ड्सवर्थ से मुतासर नजर आते थे, मगर जब उन्होंने कुरानी अहकामात और तालीमात मुबारका की जानब तवज्जो मरकूज की तो उनकी सोच में इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लामा इकबाल की शायरी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत, जज्बाती लगाव, ज़ौक़ व शौक से मुज़य्यन नजर आती थी। बहसियत सियासतदान उनका सबसे नुमायां कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। ये नजरिया उन्होंने 1930 को इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। एक फलसफे के तौर पर उन्होंने कौम के लिए नई जहतें मुतय्यन की। अल्लामा इकबाल की बसीरत और खिदमात की वजह से इन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में एक अहद का खात्मा हो गया। अल्लामा इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में है। जिस तरह हम अपनी सालगिरह, अपनी बर्थडे जो है वो जोशो खरोश से मनाते हैं, इसी तरह हमारे वो कौमी हीरो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, उनकी जब भी यौम पैदाइश के मौके पर जब भी हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो दिल से करते हैं। और बड़ी ही खूबसूरत इकबाल के अशार जो है वो आपकी नज़र करती चलूँ कि हज़रत इकबाल में जो खूबियाँ पैदा हुईं, कौम की नज़रें जो इनके तर्ज की शैदा हुईं, इनके शाहिद हैं कि इनके वालदैन इबरार थे, बावफा थे, अहले दिल थे, साहिबे इसरार थे। अगर कहीं शाहीन का जिक्र आया तो उन्होंने शाहीन अपने जो है वो नौजवानों को कहा और उनको भी पुकार कर ये कहा कि अपने मुल्क के लिए वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और बड़ा काम किया। पाकिस्तान की सोच ही इकबाल ने दी। उन्हीं की फैमिली से हमें ज्वाइन किया है जस्टिस नासरा जावेद इकबाल ने। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के ज़माने में जैसा इंसान हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और साथ ही जो है वो आज हम अल्लामा इकबाल का जो है वो ख़ास तौर पे 143वां जो है यौम पैदाइश मना रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? बस ये मैं आपसे क्या अर्ज करूँ, ये जो कौम है ना, इसकी फितरत ये है कि नवंबर की 1 तारीख को अल्लामा इकबाल को डब्बे से बाहर निकाल और फिर 30 तारीख को डब्बे में वापस बंद कर देते। आप यकीन जानिए आज के लिए, आज क्योंकि यौम पैदाइश है अल्लामा इकबाल का, मुझे कम से कम कोई 10-15 वो दावतनामे आए। मैंने कहा इतना तो मैं कर ही नहीं सकती, जहाँ मैं जा सकती हूँ या जहाँ से मैं फोन पे बात कर सकती हूँ मैं कर लूँ।
लेकिन असल बात ये है कि ये हमारे हैं हीरो, और जब तक हम अपने हीरो या जिन लोगों ने बानी थे पाकिस्तान के, जैसे कायदे आजम अल्लामा इकबाल, इनके बारे में हम जाने ना कि इनकी सिफात क्या थी, इन्होंने हमें क्या तसव्वुर किया था, इस कौम के एक अलग हैसियत में तहरीक चलाने के वजूहात क्या थे, तो हम इस बात को समझ ही नहीं सकते। इसी वजह आगे हमारा मुल्क जो है वो दो टुकड़े हो गया। और अब भी ये है कि निसाब में आप देखें कि तारीख जैसी तो कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल तारीख का मजमून ही नहीं है। तो जब तक इस निसाब को ठीक न किया जाए महकमा तालीम के हवाले से, और हर सूबा जो है वो अपना निसाब अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए, क्योंकि तालीम जो है ये सूबाई एक मौजू है और इसको आप यकमुश्त उनके ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। तब तक मैं समझती हूँ लोगों को सही तौर पे अंदाजा ही नहीं होगा कि क्या वजूहात थे कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में नजरिया पाकिस्तान बताया, और नजरिया पाकिस्तान था क्या। मैं आपको यहाँ बताऊं कि नजरिया पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की नजर में एहतराम इंसानियत का नाम है। कोई मजहबी थियोक्रेसी के तौर पे नहीं बना था। थियोक्रेसी दो ममालिक हैं दुनिया में, ईरान और इसराइल, और हम उस जुमरे में शुमार ही नहीं हो। और अल्लामा इकबाल ने तो खास तौर पे कहा, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं जानना चाहूंगी और हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से आप हमें कुछ बताइए। असल में बात यह है कि मेरा तो ताल्लुक अल्लामा इकबाल से बिल्कुल बिलवास्ता है। मेरी उम्र बहुत है, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल के विसाल के 4 साल बाद पैदा हुई थी ना। मैंने कभी तहकीक की है इकबाल पे। मुझे उनके अशार तो इसलिए अजबर हैं क्योंकि बचपन में मैं करती होती थी बैतबाजी और मैं प्राइज विनर थी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल के जो तखय्युलात हैं उसके बारे में तो शायद आप या दूसरे सामीन और नाज़रीन ज्यादा तहकीक कर चुके हों और ज्यादा इल्मियत रखते हों, लेकिन यही है कि मैं आपको बताऊं कि बड़ी सादा तबीयत के इंसान थे, बहुत कनात पसंद थे। 500 रुपए कमाते थे जिस वक्त, और ये उनका जो पेशा था वो था वकालत। तो बिल्कुल सही। और जो मुवक्किल या साइल होते हैं जो आते, उन्हें कहते हैं मेरे तो घर का खर्च 500 रुपए है, खर्च पूरा हो गया, अब आप कोई अच्छा सा वकील कर लीजिएगा। तो ये तो उनके कनात का आलम था। कभी उन्होंने कोई दुनिया की चीजों की ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि आपको पता है कि जावेद के नाम भी जो उन्होंने एक नज़म लिखी उसमें लिखा, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो सादा उनके तर्ज जिंदगी था, सादा लिबास था, सादा खुर्दोनोश थी। घर उन्होंने अपना सारी उम्र नहीं बनाया। वो ही 500 रुपए जो उनकी होती थी कमाई महीने की, वो अपनी अहलिया को दे देते थे, वालदा जावेद को। उसमें से उन्होंने पता नहीं क्या किस अंदाज में पैसे बचाए, और उन्होंने फिर अल्लामा से कहा, देखिए बच्चे हमारे आपकी बुढ़ापे की औलाद है, कोई आपको फिक्र ही नहीं, इनका सारा वक्त आप कौम की फिक्र करते हैं, कोई घर बनाने की सोच कीजिएगा। फिर इन्होंने वो जो जगह है गड़ी शाहू में जावेद मंजिल, 9 कनाल जमीन उस वक्त पता नहीं चंद हजार रुपए में मिली। और फिर अल्लामा इकबाल के पास तो पैसे ही कोई नहीं थे। लेकिन यहाँ मैं आपके सामीन और नाजरीन को बुलाऊं कि जो ज़हन की इस तरह होती है ना, इससे ऊपर कोई चीज नहीं होती। उनके वफात के भी 50 साल बाद उसकी जो कमाई थी वो उनके बच्चों को आती रही। मुनीरा बानो की शादी हुई, जावेद इंग्लिस्तान गए, ये सब इखराजात और मकान के इखराजात, तामीर के, ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनकी शायरी की किताबों से जो आमदन आती थी ना, रॉयल्टी, उससे बिल्कुल सही। और तो उनके पास वसाइल ही कोई नहीं थे। सही सही सही। आप हमारी आज की नई नस्ल को पैगाम क्या देना चाहती हैं? बस इकबाल का तो पैगाम एक यही है ना, जो जावेद ने उनको खत लिखा था जब वो लंदन गए कि मेरे लिए ग्रामोफोन लाए। वो ग्रामोफोन कहाँ से लाते, शायद उनके पास वसाइल ही नहीं थे। तो वो फरमाते हैं, और जब जावेद के नाम कहते हैं तो वो कहते हैं ये मैं नई नस्ल को पैगाम दे रहा हूँ कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। जो अहमियत वो देते हैं ना वो इश्क को,
और फिर कहते हैं नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर नफसे जिब्राइल दे तुझको सकूत लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान सफाले हिंद, सब तो हिंदी था ना, सफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो यही पैगाम उनका तमाम नौजवानों से है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और अल्लामा इकबाल की जो है वो पर्सनैलिटी के हवाले से भी और उनके पैगाम के हवाले से भी जो हमारे लोगों को और आने वाली नस्लों को जो आपने पैगाम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारा सरमाया हैं। आप जैसे लोग जो हैं, जब आपसे बात होती है तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो इस फैमिली से बात कर रहे हैं और इकबाल की फैमिली से जो है वो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है हमारे पास प्रीशियस मैं कहती हूँ वो लेडी हैं और माशाल्लाह बहुत ही उनके पास जितनी नॉलेज है, माहिर कानून भी हैं क्योंकि, और ख़ास तौर पर जो है वो ये तमाम चीज़ों से जो वाकिफ़ हैं, तारीख़ से वाकिफ़ हैं। और उनकी बात वही कि हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं वो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें इकबाल की उस खुदी का पता नहीं है जो उन्होंने खुदी बेच के जो है वो गरीबी में नाम पैदा किया। और हमेशा से सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि जब इकबाल का एक पैगाम हमारे पास मौजूद है कि वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको शाहीन से तशबीह देते हैं कि शाहीन जो होता है ना, वो कौवे क्या करते हैं कि वो शाहीन की जो कमर होती है ना उस पर जो है वो ठूंगे मारते हैं, चोंचे मारते हैं, लेकिन शाहीन क्या करता है कि पीछे मुड़ के जो है वो कौवे को कभी जवाब नहीं देता या उसको नीचे नहीं गिराता, वो अपनी परवाज़ ऊंची कर देता है। इसीलिए इकबाल ने कहा कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। और फिर ये भी कहा कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, कि मतलब शाहीन जो होते हैं ना वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। उनके पीछे कितने लोग जो है वो उनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, कितना उनके जो है वो काम खराब कर रहे हैं। असल में इकबाल का यही पैगाम है जो हमें आज समझने की ज़रूरत है कि आपने पलट कर किसी को जवाब नहीं देना, अपनी परवाज़ तेज़ कर देनी है, अपना काम अच्छा कर देना है, अपने मामलात बेहतर कर देने हैं कि दूसरा बंदा जो है वो आपका मुकाबला ही जो है वो ना कर सके। जो लोग आप पर उंगली उठाते हैं, जो लोग आपके जो है वो मामलात या आपके काम को जो है वो कुछ नहीं समझते, उनको ये पता होना चाहिए कि आपके काम में जो है वो कितनी परफेक्टनेस है, आप कितने परफेक्टली जो है वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि इकबाल ने ये कहा तो ये भी गलत नहीं था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख कि तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं। ये उन्होंने जो है वो आज की नौजवान नस्ल के लिए, जो हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा। फिर शाही के हवाले से जो बात की, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। फिर परवाज़ की बात है तो परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। फिर उन्होंने कहा नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये वो शायरी है जो इंसान में वलवला और जोश और जुर्रत जो है वो लेकर आती है और हमें ये एहसास होता है कि हमारे शायर मशरिक ने जो है हमें उस वक्त ख्वाब गफलत से जगाया। और आज भी उनकी शायरी जो है वो अगर हमारे नौजवान पढ़ें, जो कि हम अपनी डिबेट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा ने भी जो है वो बताया कि मैं जो है वो डिबेट्स किया करती थी तो मुझे इकबाल के अशार याद है। इसी तरह मेरी सारी लाइफ जो मैंने अपनी स्टडीज़ की हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैंने डिबेट्स की हैं, मैं बहुत बोलती थी, खुद लिखती थी और उसमें शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को मैंने बहुत पढ़ा और उनके एक एक लफ्ज़, उनके एक एक शेर का मतलब और उनकी शायरी को जो है वो अपनी डिबेट्स में इस्तेमाल किया। तो जो लोग डिबेटर्स हैं वो इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरह आप जो है वो अल्लामा इकबाल की शायरी से फैज़याब हो सकते हैं। और इकबाल की शायरी एक ऐसा बेहतरीन, मैं कहती हूँ, हमारे पास ख़जाना है कि अगर हम उससे सीखना शुरू करें तो हमारी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो निखरती जो है वो चली जाएं। फिर बहुत ही खूबसूरत जो है वो शायरी तलबा के ग्रुप के लिए की, उन्होंने आम इंसान के लिए की, अदबी लोगों के लिए की, माशरती लोगों के लिए की। फिर जवानों के हवाले से जो है वो एक दुआ की कि जवानों को मेरी आह सहर दे, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और आज वाकई ही
अल्लामा इकबाल शायर मशरिक जिनको कहा जाता है, ख़ासतौर पे अगर आप उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देख लें तो वो एक सियासी जो है वो लीडर के तौर पे भी जो है वो लोग उन्हें जानते हैं, एक राइटर के तौर पे, एक शायर के तौर पे और फ़लसफ़ी शायर जो है वो उनको ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि वो फ़िलासफ़ी का जिक्र करते थे और फ़िलासफ़र थे, तो वो उस तरह की शायरी जो है वो लिखा करते थे। कहीं वो अल्लाह ताला से शिकवा करते नज़र आते हैं तो कहीं उसी का जो है वो जवाब देते नज़र आते हैं। मतलब आपको उनकी शायरी में जो उतार चढ़ाव नज़र आता है ये आमद है, और जब आमद होती है तो वो किसी की पर्सनालिटी में स्पिरिचुअलिटी होती है तो आमद होती है। और जब भी पाकिस्तान को उस वक्त बनाने वाले जितने भी बड़े करैक्टर्स थे, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली खान और बड़े लीडर्स जितने भी थे, वो तमाम के तमाम जो है उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, उनके अंदर आजिज़ी थी, इनकसारी थी और वो पैगाम भी यही देते थे। तो आज इकबाल की बर्थडे पर हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं, साथ ही उनकी फैमिली मेम्बर से भी आपकी बात करवाई। और इसी के साथ जैसे कि जस्टिस नासिर इकबाल साहबा भी कह रही थी कि कोरोना के हालात में बंदा क्या बताए कि वो कैसा है, सिर्फ अपने आप को जो है वो एक जगह पर जो है वो बंद कर लिया है और प्रॉपर तरीके से जो है वो मिलना जुलना और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना के हवाले से भी अपडेट जो है वो मैं आपको करती चलूँ कि कोरोना से जनाब, ये कोविड से, मैं इसको कोरोना नहीं कहती, कोविड-19 के हवाले से ही जो है मैं बात करूंगी कि 24 घंटे में 9 अफराद जो है वो जा बहक हुए हैं। अमवात की तादाद 6,977 तक जो है वो पहुंच चुकी है। फिर कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया है। सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना यानी कोविड जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में तेज़ी से जो है वो सर उठा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 अफराद जो है वो जहाँ बहक भी से हो चुके हैं। अब सिलसिला ये है कि जो मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं उनमें भी दोबारा से जो है वो कोविड की सिचुएशन को दोबारा जो है वो रिन्यू हो सकती है। उन्हें इस वक्त भी इस मौसम में अपनी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। NCOC की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो अमवात भी वाक़या हुई हैं और साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है। इस्लामाबाद में भी 5 सेक्टर्स को स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद के कुछ जो है वो एरियाज ऐसे हैं जिसमें कोरोना के केसेस जो है वो सामने आए हैं, तो वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो करने का फैसला जो है वो सामने आ गया है। फिर लाहौर में अगर आप देख लें तो लाहौर में बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और दोबारा से जो है वो ये मामलात हो रहे हैं। तो अब शादी हॉल्स पे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पाबंदी आयद करने का सोच लिया गया और जहाँ पर भी कोई इज्तिमा या कोई जो है वो जुमगट्टा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो दूर किया जा रहा है और ख़ासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो कहा जा रहा है। इनडोर जो तकरीबात हैं वो तो बिल्कुल जो है वो बंद कर दी गई हैं। हाँ, आउटडोर जो तकरीबात हैं उसमें क्योंकि आपके पास ज़रा थोड़ा सा मौका होता है कि आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। इंडोर में सब लोग एक जगह पर हैं, वही जो है वो एक दूसरे का जब मास्क भी नहीं यूज़ किया हुआ तो जाहिर है कि सांस से जो है वो तमाम इंडोर सिचुएशन जो है वो फैलती है। तो 20 नवंबर से शादी के इंडोर फंक्शंस पे पाबंदी और आउटडोर तकरीबात की इजाज़त तो दी जाएगी, लेकिन वो भी कम लोगों के साथ। तो ये जो है ना नई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं और तफसीलात के मुताबिक जो है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने शादी तकरीबात के बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसका नफाज 20 नवंबर से मखसूस शहरों में होगा और शादी गाइडलाइन का नफाज मखसूस शहरों से शहरी इलाकों में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब के 7, सिंध के 2, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एक शहरी में जो है वो शहर में जो है गाइडलाइन जो है वो नाफिज कर दी गई है और तकरीब का इनेकाद भी जो है वो किस तरीके से होगा वो भी जो है वो बता दिया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो ये सेकंड स्पेल जो है वो डेंजरस किस्म का जो है वो साबित हो रहा है कि इसमें जो पहले से कोविड पेशेंट हैं उनको भी दोबारा से जो है वो कोविड होने के खतरात जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि SOPs पे अमल ना किया गया तो सख्ती इख्तियार की जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का भी लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, लेकिन जिन इलाकों में, जिन एरियाज़ में जो है वो कोरोना के जो केसेस सामने आए हैं वहां पे स्पेशली तौर पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो निकाद जरूर किया जाएगा और स्मार्ट लॉकडाउन पर जो है वो अमल पैरा जो है वो होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसे ही केसेस बढ़े हैं, शरह अमवात भी जो है वो बढ़ रही हैं, तो हमने इस वक्त कोशिश ये करनी है कि अपनी हिफाजत करें और मास्क जो है वो एंट्री नहीं होगी, मास्क के बगैर आप बाहर नहीं निकल सकते। और दफातर में भी उन्होंने कह दिया है कि अपनी जितने भी लोग हैं उनको कम करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इसको जो है वो ज़रूरी बनाए। इसके अलावा क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर रही थी, तो इसलिए इस पर जो है वो अभी इन प्रोसेसली बहुत सा काम जो है वो किया जा रहा है और इस हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी
अल्टीमेटली जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार साहब जो है वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उस हवाले से अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो फिर हम सोचेंगे कि क्या सख्त जो है वो आगे जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि अभी पुलिस को जो है वो उन्होंने एक्टिव कर दिया है कि जो आपको जो है वो मास्क के बगैर नजर आए उसको 500 रुपये जुर्माना करें। तो 500 रुपये अगर आपने जुर्माना देना है तो आप एक 20 रुपये का मास्क ही जो है वो लगा लें ताकि आप जो है वो सुकून में रहें। इसके अलावा क्योंकि अच्छा ये कोविड के हालात तो चल ही रहे हैं, स्मोक भी जो है वो सर पकड़ रही है, स्मोक के हवाले से भी मामला जो है वो बड़े ख़राब हो रहे हैं और कोविड की सिचुएशन में स्मोक के हवाले से जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो नज़र आ रही है। 400 इंडेक्स से जो है वो ऊपर जा चुकी है स्मोक। पहले मैंने आपको 300 इंडेक्स की जो है वो बात की थी, अभी 400 पे पहुंच चुकी है। इस सिचुएशन में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। शाम के टाइम अगर अक्सर आप जो है वो फील करें तो आप घर के वो हमें जैसे ज्वाइन करते हैं उनसे जो है वो हम बात करते हैं। इसी के साथ क्योंकि मैं पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से भी बात कर रही थी, आपको पता है कि स्मोक के हवाले से जो है वो सिचुएशन क्या हो रही है और किस तरह स्मोक से जो है वो लोगों के जो है वो गले ख़राब हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, सांस जिनको पहले ही सांस की प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंजा की जो है वो वैक्सीन भी जो है वो मार्केट में जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो ये काफ़ी सिचुएशन जो है वो इस टाइम ख़राब हो रही है और पंजाब के काफ़ी शहरों में जो है वो काफ़ी इलाकों में स्मोक का सिलसिला जो है वो बतदरीज बढ़ रहा है। जैसे ही शाम का स्पेल जो है वो शुरू होता है, जैसे ही आप 4 बजे के बाद जो है वो एक स्पेल में दाखिल होते हैं तो स्मोक जो है वो ऐसे अपनी लपेट में ले लेती है कि जैसे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसे लगता है कि धुंध है, स्मोक है, मिक्सचर जो है वो कुछ ऐसी ख़तरनाक किस्म की जो है वो गैसेज हैं कि जो इंसान के सांस के जरिए जो है वो जब मुंतकिल होती हैं तो फिर वो आपको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। अब इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुशीर सेहत पंजाब हनीफ अताफी साहब ने। उनसे पूछते हैं कि इसमें मजीद जो है वो कारकर्दगी क्या है और SOPs जो है वो किस हद तक जो है वो जो जारी किए हैं उस पर लोग कितना अमल दरामद कर रहे हैं और हुकूमत इसमें कितनी कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आवाज़ बढ़ाइएगा। हेलो जी, आवाज आ रही जी है? आप जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर कोविड के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 24 घंटों के दौरान 9 अफराद जा बहक हो चुके हैं और अमवात की तादाद इस वक्त जो है वो 6977 तक पहुंची है। SOPs की अगर मैं बात कर लूं तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी कोविड के हवाले से ये कि अभी तक पाकिस्तान में दूसरी लहर बिल्कुल आ गई है। जिस तरह आपने देखा है यूरोप में और इंग्लैंड में तो इस वक्त शदीद किस्म की लहर आई हुई है। यहाँ पे पाकिस्तानियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि SOPs पे अमल करें, क्योंकि सर्दियों में इस तरह होता है कि लोग ज्यादातर कमरों के अंदर होते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, खिड़कियां बंद होती हैं, तो उससे ज्यादा तेजी से ये कोविड फैलने का खतरा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जो SOPs है, खास तौर पे जो मास्क है इसके इस्तेमाल जब आप घर से मास्क तो कहीं नजर आ नहीं रहा इस वक्त और जो लोग मास्क वेयर करके बाहर निकल भी रहे हैं वो भी अब जो है बेहतियाती जो है वो बरत रहे हैं। साथ अगर मैं स्कूल और कॉलेजेस की बात कर लूं तो आपने अंदर के लिए तो SOPs दे दिए कि जो बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल होंगे वो उन्हें ये SOPs जो है फॉलो करने होंगे, लेकिन जब आप स्कूल के बाहर का नज़ारा देखते हैं, जब वो बच्चे जो है वो गाड़ियों में बैठकर जब वो जा रहे होते हैं या पब्लिक वैन्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें धक्कम पेल और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए बच्चे, इस तरह से मतलब कोई SOPs नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से जो है वो आपके क्या इकदाम हैं? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकती है, तो बाहर तो ये कम्युनिटी का फर्ज है। मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना आवाज़ क्लियर कीजिए जी, आवाज़ क्लियर करें प्लीज। तो इस वक्त जो करंट पोजीशन है पंजाब में तकरीबन 1,07,000 केसेस हैं जो कोविड के हैं इस वक्त। और मुझे आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, दोबारा से जो है वो कॉल में लाइए ताकि मैं मजीद जो है वो क्लियर आवाज़ के साथ जो है वो मैं बात कर सकूँ, क्योंकि आवाज़ में जो है वॉइस में डिस्टॉर्शन है। जी दोबारा ट्रांसफ़र कीजिएगा। कोरोना के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो सूरत हाल है उसमें बच्चों के हवाले से, जहाँ पर शादी के हवाले से कहा गया कि जी शादियाँ जो है वो हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुमकट्टा बनाया जा रहा है, मजमे की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं, इतने रिश्तेदार जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जी आप जो पुराने बिछड़े हुए रिश्तेदार भी हैं जो कोविड के हालात में जिनकी शादियाँ हुई वो भी सारा जो है वो अभी सारा सेटअप जो है वो किया जा रहा है। तो इससे अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो मास्क वेयर नहीं करेंगे और शादियों पर
पर जो है वो वही हमारा जो है वो फैशन एक ट्रेंड जो है वो ऑन रहेगा, तो फिर हम जो है वो कोविड की इस लहर से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है वो हुकूमत ने इकदाम जो है वो सामने लेकर आए हैं कि जो शादियों के हवाले से जो मामला देखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहीं पर जो है वो इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से रोका जाए। और रोकने के लिए ऑफ कोर्स कि जो है वो कानून जो है वो बेहतरीन तरीका अमल है कि कानून नाफिज किया जाए और प्रॉपर तरीके से जो है वो बताया जाए। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ फताफी साहब ने हमें दोबारा जो है वो ज्वाइन किया है और उनसे जो है वो हम बात कर रहे थे SOPs के हवाले से, खासतौर पे बच्चों के हवाले से, कि इस हवाले से जो है वो SOPs के हवाले से हमें बताइए कि स्कूल के अंदर के SOPs तो हमें जो है वो आपने बता दिए कि स्कूल के अंदर जो है वो ये SOPs है कि आपने मास्क वेयर करना है, हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें। लेकिन वही बच्चे जब स्कूल के बाहर वैन्स में जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं या लोकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो बेहतियाती है। अब वही बच्चा अगर खुदा ना खास्ता इफेक्ट हो गया जो है वो कोविड से, तो फिर आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्कूल के अंदर आ रहा है और बच्चों के साथ जो है वो पढ़ लिख रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो मामला जो है वो ख़राब करती हैं। ये सिचुएशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाती है। इस पे हम जो है वो मज़ीद बात करने के लिए मैं आपसे कहूँगी डॉक्टर सदाकत अली खान को भी जो है वो ऑन कॉल लीजिए, ताकि हम उनसे भी इस हवाले से जो है वो बात कर सकें कि जो है वो कोरोना की क्या सूरत हाल है और क्या मामला जो है वो इस टाइम जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। तो हनीफ फताफी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि स्कूल के अंदर तो गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रही है और हम स्कूलों के अंदर रैंडम सैंपलिंग भी करवा रहे हैं। तो मुल्तान में हमें कुछ स्कूलों के अंदर कुछ पॉजिटिव केस आए थे कोविड के, तो स्कूल हमने बंद करवा दिए हैं। इसी तरह मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से भी कुछ केस पॉजिटिव आए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्कूलों में जो बच्चों के जितने स्कूल हैं कुछ पॉजिटिव केसेस नहीं आए, इसी वजह से स्कूल अभी ओपन है। तो बाकी जब आप बात कर रही थी कि बच्चे जिस कन्वेंस में आते हैं या शहर के अंदर, तो ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि खास तौर पर ये तो हम अपनी अब रूटीन बना ले के बार बार हाथ धोना और मास्क का इस्तेमाल, इसको हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। और सर्दियों में ये जो कोरोना की कोविड की दूसरी लहर है, ये पहली लहर से ज्यादा शदीद होगी, ज्यादा शदीद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। के ऊपर मुकम्मल अमल करना होगा जी। अच्छा, ये जो फसलों को जलाया जाता है और ये जो प्लास्टिक जलाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं या उनका जो धुआं है, जिस तरह वो फिजाई आलूदगी का जो है वो बाइस बन रहा है, स्मोक फैल रही है कोविड की सिचुएशन में, जहां और लोग जो है वो ये भी सांस की बीमारी है, आपको पता है कि इससे सांस रुकता है और इसके इतने पेशेंट जो है वो इस टाइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इस पे काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है? मतलब बदकिस्मती से ना एनवायरनमेंट के ऊपर पहले कोई काम किया ही नहीं गया। इसी वजह से हमारे खास तौर पर लाहौर और गुजरांवाला इन इलाकों में लोग जी जितने ईंटों के भट्ठे हैं या जितने आप ये जिक्र किया है, इन प्लांट्स को बंद कर दिया गया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा स्मोक कम से कम हो। तो होनी तो जरूर है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि जितने ईंटों के भट्ठे हैं और जितने ये हमारी फिजा को आलूदा करते हैं, जो प्लांट जिन्होंने वो अपने प्लांट नहीं लगाए हुए, मशीनरी वो नहीं लगाई, उनको बंद किया जा रहा है और उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप उसमें नई जो मशीनरी आई है जिससे हमारी फजा आलूदा नहीं होती, वो मशीनरी इंस्टॉल करें। जी जी बिल्कुल सर, मैं पढ़ रही थी आज के पाकिस्तान में फिजा आलूदगी स्मोक पर काबू पाने के लिए जो है वो कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो ये नई मशीनरी जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब तरीन जो है वो तजर्बा रहेगा पाकिस्तान में, ये आप बेहतर बता सकते हैं। जी आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। आप जो है वो हम इस पे जो है वो बात करेंगे, मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेंगे और स्मोक के हवाले से हम आपको बताएंगे कि आज जो है वो हम अपनी जो है वो रिपोर्ट भी आपके लिए जो है वो आपको बता दें कि ख़ास तौर पे जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए जो है वो स्पेशल एक जदीद किस्म की जो है वो मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है और हुकूमत की तरफ से करवाई गई है। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर माहौलियात हैं, मावन ख़ुसूसी माहौलियात जो हैं, वो मलिक अमीन साहब, इन्होंने इस मनसूबे का जो है वो आगाज़ भी कर दिया है और स्पेशली जो है वो बताया ये जा रहा है कि इसको जो है वो किसानों के लिए राइस शेडिंग और इसके अलावा जो है वो हैप्पी सेडर्स की जो है वो फरामी का जो है वो ये फैसला कर लिया गया है। अब ये कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे काम होगा, जो कि भट्टा मालकान है उसके अंदर
जो है वो कुछ चिमनीज जो है वो ऐसी जो है वो दे दी जाएंगी जो जदीद टेक्नोलॉजी की होंगी, जिससे जो वो धुआं जो फ़िज़ा में जो है वो आलूदगी का बाइस बनता है वो वाइट होकर जो है वो बाहर निकलेगा। ये कुछ मैंने जो है उस पर रिसर्च की थी, मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है उसको शेयर करूँ कि ये इस किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी है। फिर अगर जो है वो जहाँ पर ये फसलें जलाई जाती हैं वहाँ पर भी इस तरह की जो है वो डिवाइस का जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो माहौलियात की आलूदगी को जो है बचाने के लिए जो है वो उसका जो है वो ख़ास तौर पे प्रेफरेंस दी गई है, वो किसानों को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका एक ख़ास स्पेसिफिक नाम भी है जो मैंने आपको जो है वो बताया कि इस हवाले से जो है वो ये तमाम चीज़ें जो वो चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद SOPs को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी कर रही है। डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो एक अवाम की जिम्मेदारी है, आपके अपने बच्चे स्कूल किस सिचुएशन में जा रहे हैं, सुबह जब आप उनको जो है वो जिस वैन में भेज रहे हैं उसमें वो SOPs फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। आपको सोशली तौर पर भी कुछ देखना चाहिए। जो ड्राइवर उनको लेकर जा रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि SOPs जो है वो कितने ज़रूरी हैं, बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही जो है वो आपको जो है वो लिखी पढ़ी मिले, उसके नोटिफिकेशन जारी हो तभी पता चलेगा कि जी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये कर दिया। कुछ खुद से भी जो है वो हमें सोचना है और करना है। और इस हवाले से जो है वो ये सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना बहुत डेंजरस है और स्मोक भी साथ में मिक्स है। तो आप ये सोचिए कि चलें कोरोना से तो आप मास्क पहन के बच जाएंगे, लेकिन स्मोक एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मास्क पहनेंगे तो उसके बावजूद भी जो है वो जो भी धुआं है वो आपके अंदर ही जो है वो आपको इनहेल करना पड़ेगा और वो स्मोक जो है वो आपके अंदर ही जाएगी, फिजाई आलूदगी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पढ़ना है, इसके हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर सदाकत अली खान RMDC जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, SOPs के हवाले से और ये सेंटर्स कहाँ कहाँ लगाए गए हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया है। जाहिर है कि 24 घंटों के दौरान जो है वो अमवात भी हुई हैं और कोरोना केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। पंजाब में भी रजिस्टर्ड हुए हैं और दूसरे भी जो है वो सूबे हमारे वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हुए हैं। आप क्या कहते हैं कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं, SOPs और सेंटर्स हमारे कहाँ कहाँ मौजूद हैं? ये एक ही सवाल के 3 पहलू हैं, आप इस तीनों का जवाब दे दीजिए। देखें, जो SOPs है वो तो 6 माह पहले आवाम को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से बहुत हद तक पता चल चुके हैं और यही SOPs जो है चलते रहेंगे। और जो अवेयरनेस है, एक आपके प्रोग्राम के तवासुत से लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये नाहत ज़रूरी है कि अवाम में आगाही और बेदारी पैदा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्राउड्स में ना जाएं और मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। जो पहले चीज थी कि हाथों को सैनिटाइजर से, साबुन से धोएं या शीशों या मेज से या कुर्सी से ये फैलता है, वो चीज अब इतनी मुस्तनिद नहीं रही। जो है एयरबोर्न इन्फेक्शन है। कोई भी खांसता हुआ शख्स अगर किसी दूसरे सेहतमंद शख्स को नजर आए तो वो उससे दूर भागे और उसे कहे कि भाई मास्क पहन के रखो और खुद भी मास्क पहने। खांसी मामूली सी भी हो, बेशक COVID-19 की वजह से ना हो, किसी वजह से भी खांसी हो, उसको सबसे पहले यही कंसिडर करना चाहिए कि कहीं COVID-19 का वायरस तो नहीं है जो हवा में ये शख्स फैला रहा है। और सेंटर्स की आप बात करती हैं तो सेंटर्स ऑलमोस्ट पंजाब के प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के तमाम अस्पताल जो है वो हमतन तैयार हैं COVID-19 मरीजों को लेने के लिए। मेयो अस्पताल में बहुत बड़ा सेंटर है, तमाम मेडिकल यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया गया है COVID-19 के लिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल हैं वो बड़ा उन्होंने थर्मल स्कैनर दे के लोगों को खड़ा किया हुआ है ताकि हर अस्पताल में आने वाला शख्स जो है उसका टेम्परेचर स्कैन कर लिया जाए। तो ये हमारी आवाम जो है काफी हद तक शऊर पैदा हो चुका है कि किस तरीके से COVID-19 से बनना है। आने वाला जो मौसम है उसमें वायरस हवा में सस्पेंड रहेगा और काफी देर तक उसमें वो जानदार रहेगा। और जैसे ये वायरस जानदार वायरस किसी सेहतमंद शख्स के फेफड़ों में सांस के जरिए जाएगा वो उनके फेफड़ों पे हमला आवर हो जाएगा।
तो जब तक वैक्सीन नहीं आती या ये वायरस म्यूटेट नहीं होता, म्यूटेशन तब्दील नहीं होता, ये हमें एहतियात की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, बचने के तरीकेकार के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ तो आखिरी 2 मिनट मेरे पास हैं, इसमें मैं चाहूंगी कि आप जो है वो कोई तरीकाकार जो है वो बताइए कि इससे बचने का तरीकाकार क्या है। बचने का तरीका यही है कि खुद जो है मुजाहिद बनना पड़ेगा हर शख्स को। अगर उसे खांसी है तो वो मास्क पहन ले और बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाए, घर में 10 से 14 दिन के लिए अपने आप को घर ही पे रखे, ना जाए स्कूल दफ्तर ना जाए, शादियां ना अटेंड करे, बाजार में मार्केट में सामान खरीदने ना जाए, और दूसरे लोग जो सेहतमंद हैं वो मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें और थोड़ा सा भी शक अगर होता है तो टेस्ट अपना करवाएं ताकि मजीद इस बीमारी की तहकीक की जाए कि कहीं उसके मुज़र असरात तो जिस्म पे नहीं हो रहे। जिस तरह छाती का एक्सरे एक सबसे अच्छा टेस्ट है, आसान टेस्ट है, उससे भी पता लग सकता है। डॉक्टर साहब, स्मोक के हालात भी चल रहे हैं, स्मोक की वजह से भी जो है वो स्किन एलर्जी भी चल रही है, गले खराब है, आंखों। स्मोक की बात आपने की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने मेंशन कर दिया। स्मोक में ये वायरस जो है परवरिश पाता है और चूंकि हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अगर कोई मरीज कोविड-19 का इस स्मोक में फिरेगा, बाहर निकलेगा तो मजीद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बिल्कुल तो वो और वायरस के पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं और वो हैवी हो जाते हैं और वो आसानी आपके मुंह में चले जाएंगे। तो मुंह को बाकायदगी से नीम गर्म पानी से कुल्ली करते रहना बहुत जरूरी है, ताकि अगर मुंह के अंदर कोई स्मोक का जर्रा गया है। बच्चों को इससे बचाना, बुजुर्गों को इससे बचाना बहुत जो है वो जरूरी है इस सिचुएशन में। जाहिर है जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ी ये प्रॉब्लम है। जी, ये हमारी सोसाइटी में जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको तो बच्चे निकलने नहीं देते बाहर, जो कि बहुत अच्छा करते हैं। और बुजुर्ग हमारे इतना जफाकशी से बाजारों में नहीं फिर रहे होते, सड़कों पे नहीं साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे होते, वो घर ही पर रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बच्चों को कौन समझाएगा? जी हाँ, ये इसमें इनको खतरा होता है बच्चों को और बूढ़े हजरात को ज्यादा, कि जल्दी से वायरस कैच करेंगे ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अहम जो है वो आपने बात हमें बताई कि आपने नमक के पानी के जो है वो नीम गर्म पानी के गरारे जो है वो करते रहना है, क्योंकि ये जो एक फ़िज़ाई आलूदगी हमारे इर्द गिर्द है, स्मोक है, इसमें कोविड-19 यानी कोविड-19 फैलने का खदशात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। बुजुर्ग तो चलें एहतियात कर ही लेते हैं या किस तरह से है, उनको तो घर में बिठा सकते हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो घर में बिठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको सैर सपाटे पे भी जाना है, शॉपिंग पे भी जाना है और जो है वो शाम को जो है वो वॉक पे भी जाना है और बाहर खेलना भी है। तो इस हवाले से बच्चों की खास हिफाजत कीजिए, बड़ों की हिफाजत कीजिए और खासतौर पर जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है उनकी हिफाजत कीजिए। कोविड की सिचुएशन में जब तक हम खुद से अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तब तक किसी ने आके हमें जो है वो सेफ नहीं करना। ये सेफ्टी किट्स जो हैं वो हमारे अपने हैंड्स में है, जिसको हमने खुद से जो है वो अप्लाई करना है। अगर किसी को खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, बुखार है, प्लीज अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। दूसरे सेहतमंद लोगों में उस वक्त मत उठिए बैठिए। तकरीबन जो है जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होती 7 to 8 9 डेज जितना भी आप जो है वो लेते हैं इसके लिए, तो आपने अपने आप को जो है वो अलग रखना है और खासतौर पे बच्चों